स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एडेपिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि मृदा के निर्माण एवं मृदा के प्रकार से संबंधित था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मृदा के रासायनिक संगठन यानी मृदा का गठन, एरेशन वातन, मृदा जल एवं ह्यूमस निर्माण से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। ये लास्ट हमने देखा था होरिजन के बाद हम यहाँ पर आपका ध्यान में ले जाना चाहूँगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर। तो मृदा के जो भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक गुण हैं, जैविक गुण इन द सेंस बायोटा, जो मृदा की बायोलॉजी कहलाती है। तो मृदा के गठन से संबंधित हम यहाँ पर उनके जैविक एवं अजैविक कारकों का अध्ययन करेंगे। मृदा के निर्माण की अगर बात की जाए तो मृदा का जो कंपोजिशन है उसमें अप्रोक्स 45% मिनरल्स, 5% बायोटा इन द सेंस जो जीव पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो निमेटोड्स हों, चाहे वो अर्थवॉर्म्स हों, चाहे वो डिफरेंट फंगस और बैक्टीरियल फ्यूना हो। नेक्स्ट सॉइल वाटर 25%, एयर अप्रोक्स 25%। ये सब जो कंपोजिशन है 45, 5, 25 और 25% का, इस कंपोजिशन में यदि थोड़ा भी डिफरेंट आता है तो उस डिफरेंस के अनुसार मृदा का गठन भी परिवर्तित हो जाता है। मृदा का गठन परिवर्तित होने पर उसकी संरचना एवं उसके गुणों में भी परिवर्तन आता है। भौतिक गुणों की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो मृदा के भौतिक गुणों में सबसे मुख्य है मृदा का गठन, मृदा जल, मृदा वायु एवं मृदा का तापमान। इन्हें हम एक एक करके अब विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सॉइल टेक्सचर। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। मृदा गठन, मृदा के गठन की यदि हम बात करें तो मृदा के कणों के आकार एवं आमाप यानी उनकी जो शेप एंड साइज है उनके अनुसार उन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अनुसार मृदा को निम्न मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। आपको यही याद रखने हैं। एग्रीकल्चर फॉर्म में इनके परे भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट अपने को अपने परिप्रेक्ष्य से ये 4-5 बातें याद रखें। मृदा के गठन को निम्न रूपों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो अपने को याद रखना है सबसे मोटी बजरी और सबसे बारीक मृदा। सबसे मोटी मृदा और सबसे बारीक मृदा कौन सी है? तो यहाँ पर एक फैक्टर है, देखिएगा। मोटी बजरी जिसका जो आकार है वो लगभग 5 mm से अधिक होता है। 5 मिलीमीटर जो एक सॉइल पार्टिकल की साइज है वो या उससे अधिक होता है। नेक्स्ट उससे नीचे हम आते जाएं, यदि हम बारीक बजरी पर आते हैं तो बारीक बजरी की जो साइज है वो 1 से 2 मिलीमीटर तक होती है। मिलीमीटर आप सब जानते ही हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो आप 1 से 2 मिलीमीटर का उसका साइज होता है। नेक्स्ट जो मोटी बालू, हम यहाँ पर बालू रेत की बात करते हैं, सभी जानते हैं बालू को, तो 0.5 से 1 mm उसका आकार होता है। फाइन सैंड 0.22 0.5 mm और गाद या पाशु या फिल्ट जिसका आकार सबसे कम होता है 0.02 mm। थोड़ा सा अगर इसे हम यहाँ पर उल्टा चलें तो याद कीजिए 0.2 जो सबसे छोटी साइज है मृदा की, 0.02 से लेकर 0.2 mm तक, वो है फ्लिट।
यानी गाद मृदा। सबसे मोटी बजरी कौन सी है? कोरफ ग्रेवल। उसका आकार क्या होगा? 5 mm अप्रोक्स। ये आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे चिकनी मृदा है, उस चिकनी मृदा का क्ले का जो साइज है वो है 0.02 mm से 0.02 mm। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, देखिएगा, एक होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एक एरेशन। तो यहाँ पर जो जल धारण और वातन, यदि किसी मृदा की जल धारण क्षमता अधिक है तो उसका वातन कम होगा, और यदि उसकी जल धारण क्षमता कम है तो उसका वातन अधिक होगा। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम टॉप से लेके चलें तो सबसे अधिक जो वातन है वो होगा मोटी बजरी का, यानी उसमें वायु अधिक मात्रा में होगी, जबकि उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होगी। दूसरी ओर यदि हम देखें, सबसे अधिक जल धारण क्षमता जो होगी वो चिकनी मृदा की होगी, और वहीं उसका वातन सर्वाधिक कम होगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। हमने देखा है कि जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो ग्रो करते समय उसमें थोड़ी बजरी मिलाई जाती है। बजरी इसी वजह से मिलाई जाती है, यानी मोटी रेत इस वजह से मिलाई जाती है ताकि उसमें एरेशन बना रह सके। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। दोमट मृदा, लोम सॉइल। लोम सॉइल आपको याद रखना है, प्लांट्स के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है वो लोम सॉइल होती है, और मैक्सिमम प्लांट ग्रोथ जो है इस लोम सॉइल में ही देखी जाती है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बालू से अधिक होती है और इसमें एरेशन भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं। बालू के कणों की उपस्थिति के अनुसार मृदा को भी वापस 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, सॉरी। बालुई मृदा, दोमट बालू और दोमट मृदा। इनमें इनका परसेंटेज देखिएगा, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि अगर इनमें इनका जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो 4 भाग बताए थे, उनमें अगर उनका जरा भी कंपोजिशन चेंज होता है तो उस कंपोजिशन के अनुसार मृदा का भाई स्वरूप बदल जाता है। अगर हम यहाँ पर बालुई मृदा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 85% बालू एवं 15% क्ले यानी चिकनी मृदा होती है, जिसके सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर दोमट बालू की बात की जाए तो यहाँ पर 70% बालू और लगभग 30% चिकनी मृदा या क्ले होती है, जबकि दोमट मृदा की यदि हम बात करते हैं तो दोमट मृदा में 50% यानी 40 से 50% सैंडी ऑयल और लगभग 50 से 60 या लगभग 50% क्ले का होता है। यही कारण है कि इसकी जल धारण क्षमता एवं वातन क्षमता सर्वाधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों की जो सर्वाधिक वृद्धि जो देखी जाती है वो इस दोमट मृदा में ही देखी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? दोमट मृदा। बिकॉज ऑफ दैट it has approx 50% of sandy soil and approx 50% of clay soil, and due to that it is more fertile than other soils. Okay, next one. अब हम बात करते हैं चिकनी बालू मृदा की। यहाँ पर 80 से 90% क्ले और 10 से 15% 80 से 90% क्ले और 10 से 15% यहाँ पर ग्रेवल सॉइल होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं दोमट मृदा सबसे उपजाऊ पादप वृद्धि हेतु आवश्यक। अगर हम इसका पीएच देखें तो इसकी पीएच लेवल 5.6 से 6.7 होती है। दिस पीएच इज अप्रोप्रिएट एंड वेल डिफाइंड फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी पादपों के लिए सबसे उपयुक्त पीएच जो माना जाता है वो
कम अम्लीय मृदा मानी जाती है और उस कम अम्लीय में 5.6 से 6.7 वाला जो आंकड़ा है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेते हैं मृदा की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है मृदा की जल धारण क्षमता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि किसी मृदा की जल धारण क्षमता अधिक है तो उसका वातन कम होगा। अभी आपको ऊपर टॉप पे ही मैंने उदाहरण देके बताया, बजरी, यानी उसके फॉइल टेक्सचर, उसका पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसका वातन सर्वाधिक होगा, जबकि उसमें जल धारण क्षमता कम होगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर रेत में अगर आप पानी डालते हैं तो निथर जाता है, जबकि चिकनी मृदा में अगर आप डालते हो तो पानी जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता, अवशोषित करने की क्षमता उसकी सर्वाधिक होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं मृदा की जल धारण क्षमता के अनुसार हम अगर मृदा को देखें तो मृदा में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वाटर पाया जाता है। इसके अध्ययन जो है आप फिजियोलॉजी में भी करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में भी, जहाँ पर आप 3 तरह के वर्ड्स पढ़ेंगे, ईकार्ड, होलार्ड, चेफार्ड। चेफार्ड के लिए मैंने आपको बताया था कैपिलरी वाटर। चेफार्ड सी फॉर कैपिलरी, तो वो जल जो कि पादप वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो और पादप की पहुँच में हो, वो आपका कहलाता है कैपिलरी वाटर। तो मृदा में यदि हम बात करें किस किस प्रकार का जल होता है तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। कैपिलरी वाटर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मृदा में विभिन्न रसायन होते हैं, उनमें उपस्थित वाटर केमिकल वाटर कहलाता है। मृदा की गुरुत्वाकर्षण के पश्चात जो जल धारण करता है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट होलार्ड, पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल। ईकार्ड, पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल में से यदि चेफार्ड को माइनस कर दिया जाए तो वो ईकार्ड बनता है। और फाइनली चेफार्ड, वो जल जो पादपों के लिए उपयुक्त होता है वो चेफार्ड या कैपिलरी वाटर कहलाता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन वाटर लीजेंड कंडीशंस। थर्ड वन, इट इज ऑफ एयर इन फॉइल। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया यदि जल धारण क्षमता अधिक होगी तो उसमें एरेशन कम होगा, और जिस मृदा की एरेशन अधिक होती है उसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। लाइक क्ले फॉइल, अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले में सबसे पतले पार्टिकल्स, फॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसके अनुसार उसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक, जबकि उसमें वातन कम होता है। यहाँ पर एयर की जो उपस्थिति है फॉइल में, वो वहाँ पर ग्रो होने वाले क्रिएचर्स या हम कहें मृदा के जो जीव हैं उनकी वृद्धि पर भी निर्भर करती है। अगर एयर अधिक होगी तो वहाँ पर जीवों का अस्तित्व होगा, अगर एरेशन नहीं होगा तो वहाँ पर जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि यदि जल काफ़ी अधिक लंबे समय तक यदि उपस्थित रहता है मृदा में तो प्लांट्स में जो है विल्टिंग देखने को मिलती है, जिसे हम वाटर लॉगिंग कंडीशन कहते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एयर। यदि आप फ्लडेड एरिया में देखेंगे जहाँ पर बाढ़ आ जाती है उन क्षेत्रों में देखेंगे कुछ दिनों तक यदि पादप उस बाढ़ वाले एरिया में डूबे रहते हैं तो कुछ दिनों बाद वो सूख जाते हैं। इसे हम यहाँ पर जो है फिजियोलॉजिकल जेरिज्म के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखें मृदा में स्थित वायुरंध्र अवकाशों में होते हैं। अगर आप देखेंगे मृदा के कणों का आकार यदि अधिक होगा तो उनमें वायु कम होगी, जबकि मैंने आपको बताया मृदा के कणों का आकार यदि कम होगा तो वायु भी कम होगी। मृदा के कणों का आकार अधिक बड़े हैं तो वायु भी उसमें अधिक होगी, यानी मोटी बजरी, और मृदा का कणों का आकार छोटा होगा तो उसमें वायु भी कम होगी, यानी कि हम यहाँ पर कहें क्ले फॉइल, क्ले। ओके,
गहराई बढ़ने पर CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है जबकि O2 की मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर चौथा जो प्रॉपर्टी है मृदा का तापमान। मृदा के तापमान की यदि हम बात करें तो जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो मृदा का तापमान बढ़ता जाता है और मृदा का तापमान बढ़ने पर जैविक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिससे ह्यूमस का निर्माण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जल अवशोषण एवं बीज अंकुरण आदि क्रियाएं प्रभावित होती है। अर्थात हम कहें कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर जो है एंजाइमेटिक मैकेनिज्म को रेस्पॉन्स करता है और यदि टेम्परेचर में गिरावट या अधिकता होती है तो एवरी एंड ईच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज इफेक्टेड बाय दिस टेम्परेचर। तो अनुकूल तापमान मैंने आपको बताया था कि पादपों के लिए या जीवों के लिए जो होता है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर एंजाइमेटिक मैकेनिज्म कम हो जाते हैं और कम तापमान पर जल अवशोषण कम हो जाता है क्योंकि हिमांक बिंदु बढ़ जाता है और उससे जैविक क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं। लास्ट है आपका रासायनिक कारक या गुण। मृदा की रासायनिक प्रकृति अम्लीयता, क्षारीयता विभिन्न खनिज लवणों की मात्रा पर निर्भर करती है। विभिन्न खनिज लवणों की मात्रा के आधार पर ही हम उसे अम्लीय या क्षारीय मृदा कहते हैं। वी आल्सो नोन दैट कि पादपों की वृद्धि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी मृदा होती है? अम्लीय मृदा। ओके, तो हम यहाँ पर अम्लीय मृदा की जो pH है वो कितनी होनी चाहिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। pH होनी चाहिए 5.6 से 6.7, यानी 5.6 से 6.7 ये यहाँ पर इसका pH होना चाहिए। ओके, हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट है वो आपको है ह्यूमस निर्माण की क्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपके लगभग 5 मार्क्स का आता है। व्हाट इज ह्यूमस एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के साथ ही एक प्रोसेस और जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं खनिजीभवन या मिनरलाइजेशन। तो हम यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है? हमने जब सॉइल प्रोफाइल जब पढ़ा था तो सॉइल प्रोफाइल के दौरान ही हमने यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि जो टॉप सॉइल होती है उस टॉप सॉइल पर जो मृत पादपों के अंश या जीवों के अंश होते हैं वो इकट्ठे हुए रहते हैं। उसे हम यहाँ पर रेजिड्यूल या लिटर के रूप में जाना था। जब इस लिटर का आंशिक अपघटन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है डफ, और डब के बाद जब इसका पूर्ण अपघटन हो जाता है तो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस में। अर्थात हम यहाँ पर कहें तो इसकी जो क्रिया है लिटर का अपघटन आंशिक अपघटन होता है तो डब में कन्वर्ट होता है और डब का जब पूर्ण अपघटन हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस में। अर्थात हम कहें कि ह्यूमस जो है वो जीवों के अपघटन के फलस्वरूप उनका ऑर्गेनिक यानी जीवों के अपघटन से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन। जबकि इस ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? मिनरलाइजेशन। ओके, तो हम इसे देखते हैं एक बार तरीके से। ह्यूमस निर्माण की क्रिया। मृत एवं फिफ्थ भाग जो पड़े होते हैं उन्हें लिटर कहा जाता है। इस लिटर का आंशिक अपघटन होने पर ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? डफ। जब इसका पूर्ण अपघटन हो जाता है तो वो गहरे भाग में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस। ओके, वो ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। पहले देख तो नीचे को आएगी। ह्यूमस निर्माण की इस प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। नवीन है। ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया तापमान, वातन, सूक्ष्म जीव की क्रिया मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर हम यहाँ पर देखें
तो ह्यूमिफिकेशन के दौरान ह्यूमस दो रूपों में पाया जाता है, जिसे हम मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस कहते हैं। मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस। अब मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस क्या होता है, इसमें हम अगर कंपैरिजन देखें तो ये कंपैरिजन बहुत ही आसान है। मोर ह्यूमस का पीएच अप्रोक्स 3.4 से 4 के मध्य होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या कम पाई जाती है एवं ये रंध्रहीन एवं भूरे रंग का सघन संरचना होती है। जबकि यदि हम बात करें मल ह्यूमस की, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका पीएच लगभग 5 होता है एवं इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। रंध्र में होता है, इसका टेक्सचर थोड़ा ढीला होता है। अगर आप देखें तो जो आप खाद वगैरह देखते हैं तो वो थोड़ी भुरभुरी सी होती है, वो भुरभुरी, इसका थोड़ा जो गठन होता है वो ढीले प्रकार का होता है। और इस भुरभुरी का कारण है उसमें वातन का होना, और वातन यदि अधिक होगा तो वो पादपों की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर देखिएगा आप, मोर और मल ह्यूमस विभिन्न क्रियाओं के द्वारा फलस्वरूप खनिज लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर एक मैंने लीनियर डायग्राम बनाया हुआ है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। लीटर का जब आंशिक अपघटन हुआ तो वो डब में परिवर्तित हुआ। डब के ह्यूमिफिकेशन के कारण ये दो भागों में कन्वर्ट हुआ, जिसे मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस कहा जाता है। इस मल ह्यूमस के एक प्रोसेस है मिनरलाइजेशन के कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम खनिजी भवन की क्रिया भी कहते हैं। और जब ये विभिन्न खनिजों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो हमें पता है कि पादपों द्वारा इन सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आसानी से अवशोषण कर लिया जाता है और ये पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। फाइनली मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस। यदि हम ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस की क्योंकि कोलैडी प्रकृति होती है तो इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है और एवं इनमें वातन भी अधिक होता है, जो कि पादपों की वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यदि हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ह्यूमस जो है ह्यूमिफिकेशन की क्रिया के द्वारा फाइनली मिनरलाइजेशन के फलस्वरूप ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये अकार्बनिक कारक पादपों की वृद्धि के लिए उर्वरक के रूप में सहायक होते हैं। ह्यूमस में माइक्रोब्स की संख्या सर्वाधिक होती है। ये माइक्रोब्स पादपों को उर्वरकों के रूप में कार्य करते हैं। और ह्यूमस जो है एसिडिफाई होता है, यानी कि हल्का अम्लीय होता है, जो कि मृदा की क्षारकता को कम करने में सहायक होता है। इस प्रकार से ये इसके कैरेक्टर्स हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो इसमें ह्यूमस के विभिन्न फ़ायदे बताए गए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, इट इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, नीचे इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गुड एट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर करने का काम करते हैं। यूजफुल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ब्लैक कलर एब्जॉर्ब हीट, इनका थोड़ा हल्का भूरा या ब्लैक कलर होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, तापमान को मेंटेन करने का काम करता है, एवं ये मृदा की सॉइल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ओके, थैंक यू। होपफुली आपको यह यूनिट समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।